start another lecture of laser physics, which is condition for large stimulated emission, or you can say how we increase the process of stimulated emission, how the process of stimulated emission can be enhanced in order to obtain chain laser action. So वही previous two lectures का rhythm है कि consider a system or a medium which contains two energy level E1 and E2 having populations N1 and N2. In order to obtain the condition for large stimulated emission, we will obtain or we take the ratio of stimulated transition to spontaneous transition first, and then we take the ratio of stimulated transition to absorption transition. So first of all, we consider the first ratio. If this ratio is represented by R1, stimulated transition divided by spontaneous transition, T stimulated divided by T spontaneous, and T stand for transitions. तो इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं. अब हम ये जानते हैं कि स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन कहाँ से होगी, लेवल E2 से E1. तो जब लेवल E2 से E1 N2 से N1 में एटम्स डिके होके ग्राउंड स्टेट में आती हैं, तो जो इक्वेशन थी स्टिमुलेटेड इक्वेशन लेक्चर नंबर 3 में जो मैंने आपको बताया था, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी. पॉपुलेशन N2 ऑफ लेवल E2 इनटू नंबर डेंसिटी ऑफ इनकमिंग फोटॉन रो वी, और बीच में आइंस्टाइन कोफिशिएंट यूज होता है B21. तो स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन, स्टिमुलेटेड स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन और स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन की इक्वेशन 2 और 3 में गिवन है. तो स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन क्या हो गया, B21 रो वी इंटू N2. क्लियर होगी बात. और स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन में एटम जब ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो इट सेल्फ डिके होता है. उसके लिए आपको बाहर सोर्स से फोटॉन की ज़रूरत पेश नहीं आती है. तो वहाँ वो जो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगी वो एक ही फैक्टर पर डिपेंड करती है, नंबर डेंसिटी ऑफ एटम इन लेवल E2, यानी N2 पॉपुलेशन N2 पे डिपेंड करेगी और आइंस्टाइन कोफिशिएंट A21. तो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन A21 इंटू N2. अब ये दोनों इक्वेशन 2 और 3 इसको 1 में डाल दें तो आपको R1 क्या मिलेगा. तो स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन और करें, B21 रो वी N2 डिवाइडेड बाय स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन A21 इंटू N2. तो यहाँ N2 और N2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास B21 डिवाइडेड बाय A21 इंटू रो वी, वे रो वी इज द एनर्जी डेंसिटी. अब वी नो दैट द एनर्जी डेंसिटी फॉर प्लांक रेडिएशन लॉ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, ये मैंने कल भी बताया था कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैविटी से या ब्लैक बॉडी की इनर सरफेस से एमिट होती हैं, तो जो फोटॉन एमिट होते हैं, तो प्लैंक्स ने एक थ्योरेटिकल रिलेशन डेवलप किया था. तो रो वी किसकी इक्वल है, 8 पाई h म्यू क्यूब डिवाइडेड बाय c क्यूब 1/1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल h न्यू ओवर kt माइनस 1. तो ये टर्म आ गई. अब ये टर्म इसको इक्वेशन 5 के, इक्वेशन 5 को 4 में डालें तो आपके पास जो रेशो बन रही है R1 B21 A21 इंटू प्लांक रेडिएशन लॉ, ये चीज़ बन जाएगी. बट द रेशियो ऑफ B21 ओवर A21 ये हमने कल कैलकुलेट किया था कि ये किसके इक्वल आ रही है, क्योंकि B21 और B12 आपस में क्या थे, इक्वल थे. यानी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट और स्टिमुलेटेड कोफिशिएंट लेवल 1 से 2 और लेवल 2 से 1 ये आपस में सेम है. तो ये रेशो बनती है c क्यूब 8 पाई h म्यू क्यूब न्यू क्यूब. प्लांक रेडिएशन लॉ में एक्सपोनेंशियल टर्म से पहले जो कोफिशिएंट है ना, इसका रिवर्स है ये, यानी ये रेशो इसका रिवर्स होगी. ये आपके लिए रटा भी आसान हो जाएगा. तो जब ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन 6 में इंट्रोड्यूस करते हैं यूजिंग 7 in 6, तो देखें B21 ओवर A21 c क्यूब और डिनोमिनेटर फैक्टर 8 पाई h म्यू क्यूब इंटू 8 पाई h म्यू क्यूब डिवाइडेड बाय c क्यूब. तो ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल. तो आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म रह जाएगी 1 ओवर एक्सपोनेंशियल h न्यू ओवर kt माइनस 1. ये आपके पास आंसर आ गया है कौन सी रेशो का,
स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन और स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन की रेशो। तो जब हम ये रेशो सॉल्व करेंगे, याद रख लें, अगर ये न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर क्योंकि R1 के नीचे 1 है, स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन इक्वल टू स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन इनटू R1, ये टर्म आ रही है ना। तो अगर स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन और स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन का आंसर जो है इस तरह आए कि स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो और वो लेस देन 1 हो, तो इट मीन स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन की निस्बत क्या होंगी, कम होंगी। और अगर नंबर इस तरह मल्टीप्लाई हो कि ग्रेटर देन 1 आंसर आ जाए पॉजिटिव, तो फिर स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन क्या होंगी, ग्रेटर होगी। इस चीज़ का तयन कौन सा फैक्टर करेगा, इक्वेशन नंबर 8 में ये फैक्टर। अब हम यूज़ करते हैं, देखिए न्यू फ्रीक्वेंसी है, किसकी फ्रीक्वेंसी है, जो लाइट एमिट हो रही है। तो हम ऑप्टिकल रीजन से, यानी विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कोई विजिबल स्पेक्ट्रम में कोई एक लाइट चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लाइट यूज़ करते हैं येलो लाइट। तो अगर येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज़ हो और किस टेम्परेचर पे, 2000 केल्विन टेम्परेचर पे, यानी ऑप्टिकल रीजन में हम एक मीडियम है हमारे पास, 2 लेवल सिस्टम है E1 और E2, उसका टेम्परेचर 2000 केल्विन तक इंक्रीज़ करते हैं। तो आपको मैंने बताया था ना कि रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली एटम्स कहाँ होते हैं, ग्राउंड स्टेट में, लेकिन हाई टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी गेन करने के बाद मोस्ट ऑफ द एटम रेज टू देयर हायर एक्साइटेड स्टेट। तो ये वो कंडीशन है। तो अगर ये इस टेम्परेचर पे हायर एक्साइटेड स्टेट में है, तो हमने ये देखना है कि कौन सा प्रोसेस डोमिनेंट होगा, स्टिमुलेटेड इमिशन का या स्पॉन्टेनियस इमिशन का। ये चीज़ हमें इक्वेशन 8 आंसर देगी। तो अब अगर एक्सपोनेंशियल की पावर h/kT ये फैक्टर सॉल्व करें, तो h/, डिवाइडेड बाई kT, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 8.6 × 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई केल्विन, और T 2000, H प्लैंक कांस्टेंट 6.64 10⁻34 और न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट। तो आपके पास आंसर 11.99 बनता है। तो अब इक्वेशन 8 में ये वैल्यू डालें तो R1 जो कि रेशियो थी स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन डिवाइडेड बाय स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन, 1/* एक्सपोनेंशियल h/kT - 1, तो 1/* एक्सपोनेंशियल h/kT का आंसर हमारे पास आया 11.99 - 1, तो ये फैक्टर बनता है 6 × 10⁻⁶। तो इट मीन R1 को आपने सॉल्व कर लिया। तो R1 स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन डिवाइडेड बाय स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन, 6 के नीचे 10⁻⁶ को डिनोमिनेटर में ले जाएं तो 10⁻+6, यानी एक के आगे 6 0 है, तो 6 डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर, ये 10⁻6 1 मिलियंथ है। 10⁻6 क्या होगा, 1 मिलियन, 1 लाख। तो 6 को डिवाइड करें तो ये 0.0000 × 6 आता है। और अब यहाँ पर देखिए R1 क्या था, रेशियो थी ना, स्टिमुलेटेड डिवाइडेड बाय स्पॉन्टेनियस। तो स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन इक्वल टू दिस फैक्टर, ये फैक्टर्स, और क्या आ गया, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन। तो यहाँ से रिवर्स लें तो ये नंबर स्टिमुलेटेड के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन इक्वल टू स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन डिवाइडेड बाय दिस नंबर। तो आपके पास आंसर आता है स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन इक्वल है 1.6 × 10⁵ टाइम्स ऑफ स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं ऑलमोस्ट स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन 1.6 के डेसिमल पॉइंट को रीअरेंज करें तो ये स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन की निस्बत 1 मिलियन टाइम ग्रेटर बन रही है। सो इट वुड मीन दैट अंडर at 2000 Kelvin temperature, if we used yellow light in visible part of electromagnetic radiation, the process of spontaneous emission is dominant over stimulated transition or stimulated emission. क्यों कि आम तौर पे जब एटम ग्राउंड स्टेट से एनफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ड्यू टू थर्मल एजिटेशन वो अपने हायर एक्साइटेड स्टेट में जाती हैं, तो वो इट सेल्फ डिके होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन का प्रोसेस हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, डोमिनेंट होगा ओवर स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन। अब हम चाहते हैं, देखिए आपका टॉपिक क्या था, आपकी मंजिल क्या थी
कंडीशन फॉर लार्ज स्टिमुलेटेड एमिशन, क्योंकि लेज़र एक्शन अचीव करना है और लेज़र एक्शन में आपको कोहेरेंट यूनिडायरेक्शनल मोनोक्रोमैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फोटॉन चाहिए। तो वो उसी सूरत में मुमकिन है कि जब आपका स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस ओवर डोमिनेंट होगा स्पॉन्टेनियस एमिशन के या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन के। तो उस मकसद के लिए फिर हमें ये जो अभी इक्वेशन 9 ने आंसर दिया है ये हमारा टारगेट फुलफिल नहीं कर रही है। इट मीन्स हमें क्या करना होगा कि यही 2 लेवल सिस्टम में N2 की पॉपुलेशन को N1 की निस्बत इंक्रीज करना होगा। पहली चीज, द पॉपुलेशन ऑफ N2 शुड बी इंक्रीजेस टू पॉपुलेशन ऑफ N1। तो कैसे इंक्रीज की जा सकती है कि हमारे पास ऐसा ही एक सिस्टम मौजूद हो, 2 लेवल सिस्टम मौजूद हो, जिसमें अगर एटम्स ग्राउंड स्टेट से फोटॉन एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो वो स्पॉन्टेनियसली डिके ना हो, बल्कि हमें क्या करना पड़े, एक्सटर्नल सोर्स से लाइट फील्ड रेडिएशन उस पर फॉल करनी चाहिए। यानी हमें रो वी चाहिए। रो वी से मुराद मैंने पहले भी बताया था एनर्जी डेंसिटी। हम एक फोटॉन चाहिए, उसमें हम फॉल करें, वो फोटॉन एक्साइटेड स्टेट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को ट्रिगर करे। ट्रिगर मीन स्टिमुलेट करे, परटर्ब करे। जब वो परटर्ब होगा तो एज ए रिजल्ट एक्साइटेड लेवल E2 से E1 में डी एक्साइटेशन होगी बाय फोर्स। दिस इज समवेयर कॉल्ड फोर्स ट्रांजिशन। जिस तरह फोर्स्ड वाइब्रेशन होती है ना कि हर ऑसिलेटिंग सिस्टम वाइब्रेट करता है। कुछ ऑसिलेटिंग सिस्टम ऐसे होती हैं कि जो नेचुरली वाइब्रेट करती हैं, उनकी ऑसिलेशन को फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। लेकिन बाज़ ऑसिलेटिंग सिस्टम ऐसे होती हैं जिनके लिए एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स चाहिए होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो जैसे अर्थक्विक होता है तो बिल्डिंग ऑसिलेट करती है, थंडरिंग ऑफ क्लाउड की वजह से विंडो ग्लास वगैरह ये ऑसिलेट करते हैं। तो यहाँ सेम एनालॉजी आ रही है ना कि आपकी एक्साइटेड एटम्स N2 स्टेट में मौजूद हैं, एक तो वहाँ पॉपुलेशन ग्रेटर होनी चाहिए, तो हमें बाय फोर्स उनको डी एक्साइट करना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, इनपुट फोटॉन चाहिए। तो हम दूसरी रेशो लेते हैं। सेकंड रेशो का आंसर क्या आते हैं, तो बी पार्ट में कंसिडर द रेशियो ऑफ स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन टू एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। पहले आपने लिया था स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन टू स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन। तो हाई टेम्परेचर पे इट मीन पहले से एटम, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था, तो कहाँ पर थे, एक्साइटेड स्टेट में थे, और एक्साइटेड स्टेट से इटसेल्फ डिके हो रहे थे। और स्पॉन्टेनियस एमिशन आम तौर पे तमाम एटम्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इस टेम्परेचर पे वो डोमिनेट थी। लेकिन अगर हमारे पास ये रेशियो आ जाए स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन टू एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन, तो अब स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन हम जानते हैं कि किसके इक्वल है, B21 ρ1 N2 डिवाइडेड बाय एब्जॉर्प्शन लेवल 1 2 है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, 2 फैक्टर पर डिपेंड करेगी, पॉपुलेशन N1 और एनर्जी डेंसिटी ऑफ इनकमिंग फोटॉन ρV और आइंस्टाइन कोफिशिएंट B12। अब ये इक्वेशन बहुत अच्छी तरह आप नमाज का सबक बना ले, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा हुआ था कि ये 3 इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको दोहराया करें बार बार ताकि आपके जहन में ये फोकस कर जाएं। अच्छा, अब यहाँ देखिए ρV से कैंसिल हो गया और B12 और B21 इक्वल है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास R2 ये रेशियो क्या बनती है, N2 ओवर N1। यानी द रेशियो ऑफ स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन टू इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज इक्वल टू देयर रेशियो ऑफ देयर corresponding populations of atoms in level E1 and E2। अब बात बनेगी हमारी, क्योंकि हमने ये रेशियो ली तो हमें वो बता रहा है कि आंसर किसके इक्वल आ रहा है, N2 और N1। यानी E1 लेवल और E2 लेवल में एटम्स की पॉपुलेशंस की बात आ गई है। अब हमारे पास 2 चॉइस हैं। 2 चॉइस क्या है, एट थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया था कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मोस्ट ऑफ द एटम वांट्स टू रेजाइड इन देयर ग्राउंड स्टेट्स एंड दिस इज द स्टेबल स्टेट ऑफ द एटम्स। और ये स्टेबिलिटी की अलामत है, एटम की स्टेबिलिटी, एलिमेंट की स्टेबिलिटी, मटेरियल की स्टेबिलिटी। तो इट मीन मोस्ट ऑफ द एटम अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ग्राउंड स्टेट में है, तो N1 शुड बी ग्रेटर देन N2। पॉइंट को समझने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। अब N1 ग्रेटर है
N2 से, तो डिनोमिनेटर फैक्टर ग्रेटर हुआ, न्यूमरेटर कम हुआ, तो ये रेशो क्या आएगी, लेस देन 1। डेसिमल पॉइंट में आएगा ना, तो इट वुड मीन दैट N2 इफ N1 इज ग्रेटर देन N2 ओवर N1 रेशो क्या आ गई, लेस देन 1। तो क्या पता चला, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन इज डोमिनेंट ओवर स्टिमुलेटेड एमिशन, क्योंकि आपके पास लेवल E1 और E2 है, आपने फोटॉन फॉल कर दिया। अब तो जो दें, क्योंकि यहाँ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे पास अगर 2 लेवल सिस्टम और E1 और E2 हो, हम उस 2 लेवल पे फोटॉन फॉल करते हैं, कभी हम कह रहे हैं कि ये फोटॉन एब्जॉर्ब होगा और ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब करके E2 में लेके आएगा, कभी हम कह रहे हैं कि इसी लेवल पे फॉल करें तो वो N2 से इलेक्ट्रॉन को स्टिमुलेट करेगा, उसको परटर्ब करेगा और वो 1 में चला जाएगा। अब कौन सी बात हम माने, तो याद रख लें, जब थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, रूम टेम्परेचर पे आप फोटॉन फॉल कर रहे हैं, तो एटम मोस्टली कहाँ रिजाइड करेंगे, पॉपुलेशन N1 में। तो ये आने वाला फोटॉन अब क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, तो एब्जॉर्प्शन प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डोमिनेंट होगी। तो उस वक्त ये रेशो क्या आ जाएगी, लेस देन 1। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। लेकिन अगर आपके पास टेम्परेचर हायर है और हायर टेम्परेचर पे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों ने थर्मल एनर्जी गेन की है और वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ मौजूद है, हायर एक्साइटेड स्टेट में मौजूद हैं, तो एक्साइटेड एटम्स हैं आपके पास मीडियम के अंदर, मटेरियल के अंदर, और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। अब जब एक्साइटेड एटम्स हैं तो इट मीन N2 इज ग्रेटर देन N1। अब जब N2 ग्रेटर है N1 से, यानी N2 की पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट में मौजूद एटम की तादाद से ग्रेटर है, तो फिर रेशो N2 ओवर N1 क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव आएगी। अब आपका इनकमिंग फोटॉन जो आ रहा है उसकी एनर्जी वही है E1 और E2 के डिफरेंस के इक्वल जो पहले आपने फॉल की थी। तो ये अब एब्जॉर्ब नहीं होगा, बल्कि N2 पॉपुलेशन जहाँ एटम की तादाद ज़्यादा है, इनको स्टिमुलेट करेगा, इनको परटर्ब करेगा, डिस्टर्ब करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन लेवल E2 से E1 में बाय फोर्स डी एक्साइट होके जाएंगे। तो एक तो आपका इनपुट फोटॉन था और एक डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको एक न्यू फोटॉन मिलेगा। तो न्यू जनरेटेड फोटॉन और इनकमिंग फोटॉन जो आपने बाहर सोर्स से यूज़ किया है, इन दोनों की एनर्जी सेम होगी, ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंसी सेम होगी, सेम फेज में होंगे, कोहेरेंट होंगे। तो इस तरह आपके सिंगल फोटॉन से इंटेंसिटी क्या होगी, डबल होगी। अब ये सिस्टम हम एक कैविटी के अंदर कन्फाइन करेंगे जिसके एंड पॉइंट पे मिरर लगे होंगे, तो ये दोनों सेम फेज वाले फोटॉन मिरर पे जाएंगे, रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगे, दो मज़ीद इलेक्ट्रॉन लेवल N2 से स्टिमुलेट करेंगे। तो इस तरह इंटेंसिटी 2 से क्या हो जाएगी 4, और लेज़र एक्शन क्या होता जाएगा, अचीव होता जाएगा। तो इफ़ द रेशो N2 ओवर N1 इज़ ग्रेटर देन 1, देन द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इज़ डोमिनेंट ओवर इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर अब हमने इन दोनों रेशो से एक कंक्लूजन निकालते हैं कि देयर आर थ्री मेन कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज लार्ज स्टिमुलेटेड एमिशन, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लार्ज स्टिमुलेटेड एमिशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये अब आपने नमाज का सबक बनाना है। पहली कंडीशन, N2 शुड बी ग्रेटर देन N1। Population of the atom in level E2 should be greater than population of the atom in level E1। ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा होना चाहिए, यानी एटम को ऑलरेडी कहाँ होना चाहिए, एक्साइटेड स्टेट में होना चाहिए। और ये जो एक्साइटेड स्टेट होगी, इस एक्साइटेड स्टेट को लेटर ऑन हम कहेंगे मेटास्टेबल स्टेट। और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो डी एक्साइट होके नीचे गए हैं बाय फोर्स, बाय यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स, इसको हम कहेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये भी हम कहेंगे। तो रेशो ग्रेटर देन 1 आ गई N2 ओवर N1 की। सेकेंड कंडीशन, B21 ओवर A21 शुड बी वेरी वेरी लार्ज। ये हमने इधर देखा था ना, B21 ओवर A21, क्योंकि B21 क्या थी, स्टिमुलेटेड कोफिशिएंट, और A21 क्या था, स्पॉन्टेनियस कोफिशिएंट। अब इसमें अगर नीचे वाला फैक्टर
ग्रेटर है, तो फिर ये रेशो क्या हो जाएगी, लेस देन 1। इट मीन स्पॉन्टेनियस कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड ग्रेटर आ रहा है, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन डोमिनेंट है ओवर स्टिमुलेटेड एमिशन। तो अगर ये ऊपर वाला फैक्टर ग्रेटर होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, तो फिर हम कहेंगे कि स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस एमिशन से भी क्या है, डोमिनेंट है, तो फिर आपको लार्ज स्टिमुलेटेड एमिशन मिलेगी। तो B21 और A21 शुड बी लार्ज। एक चीज़, अब तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिए, आपके पास एटम एक्साइटेड स्टेट में है, मेटास्टेबल स्टेट में है, N2 में है, तो आपको क्या चाहिए, लाइट फील्ड रेडिएशन, लाइट जिसको हमने कहा था एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या है, द फोटोन ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी अलाउड टू फॉल ऑन दैट एटम्स, उन एटम्स के ऊपर आपने फॉल करनी है। तो वेरी हाई डेंसिटी ऑफ रेडिएशन शुड बी प्रेजेंट विद इन द मीडियम। तो मीडियम के अंदर ये जो लेवल E1 और E2 है, इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस के इक्वल एक फोटोन मौजूद होना चाहिए जो इन N2 में मौजूद एटम्स को, एक्साइटेड एटम को परटर्ब कर सके। ये विद इन द मीडियम ये फोटोन होना चाहिए, और ये मीडियम के अंदर ये फोटोन हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ये जब टाइप ऑफ लेज़र आएगा तो मैं उसमें बताऊंगा। तो दिस इज़ द कंडीशन फॉर लार्ज स्टिमुलेटेड एमिशन।